राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद अदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे गेस्ट बहुत बहुत दिनों के बाद में आए हैं, एनके सूद सर। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आनंदिता। सूद सर को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आप सब लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगी जाकिर नाइक के ऊपर। भगौड़ा जाकिर नाइक। अभी रिसेंटली एक हिंदू स्कॉलर ने जाकिर नाइक से पूछा कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। तो जाकिर नाइक ने बहुत आराम से बहुत प्यार से जवाब दिया कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मास्टर की फॉर पीस इज दैट ऑल मस्ट कन्वर्ट टू इस्लाम फॉर पीस इन द वर्ल्ड। अगर एक इंसान इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है कि पूरी दुनिया में शांति के लिए इस्लाम में कन्वर्ट करना ही जरूरी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा और उसका नेचर क्या है, उसका सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। आज की बिल्कुल। डेट में जाकिर नाइक पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान में ही इज द ब्लू आइड बॉय। रेड कारपेट पे वेलकम हुआ है। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आज सूद सर को इनवाइट किया है। सूद सर, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? पहले तो जाकिर नाइक देखिए है कौन? जी। देखिए बेसिकली टेररिस्ट है ये। टेररिस्टों को प्रमोट करता है, टेररिज्म के ऊपर बात करता है, किस दूसरे जितने भी रिलीजन उनको टारगेट करता है। और देखा जाए तो टेररिस्ट नहीं सिर्फ ये जो अलकायदा का सपोर्टर है हम्म। और साथ में लेडीज का दुश्मन है, औरतों से नफरत करता है। वो कहता है औरतें पर्दे में रहनी चाहिए। अभी पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान के अंदर कुछ एक प्रोग्राम था क्योंकि 1 महीने के विजिट पे गया पाकिस्तान। और वहां पे एक प्रोग्राम था जहां पे जो ऑर्फन लड़कियां यानी कि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो जिनके माँ बाप नहीं है, उनको इनसे कुछ रिवार्ड दिलवाना था या इनसे मीटिंग करानी थी। तो जैसे ही लड़कियां आई, जो वहां पे अनाउंसर था उसने कहा कि ये जो लड़कियां आपकी बेटियां हैं। इसी से भड़क गए और प्रोग्राम को छोड़ करके भाग गए। मतलब वो कहते हैं कि लड़कियों को मैं इस नजर से नहीं देखता कि बेटी है। मतलब इनकी नजर आप सोच सकते हैं किस टाइप की नजर है। ये कहते हैं औरतों को अगर मारपीट की जाए घर के अंदर तो जायज है, होनी चाहिए उनकी मारपीट। औरतों को पर्दे के अंदर रखो और उनको स्कूल ना भेजो, क्योंकि स्कूल भेजेंगे और अगर स्कूल से जब तक वापस आएंगी तब तक इनकी विजिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये प्योर नहीं रहेंगी। तो ऐसे आदमी की आप क्या बात कर सकते हो। पढ़ा लिखा इनको आदमी पसंद नहीं है, आप अपने आप डॉक्टरी की हुई है, लेकिन इसको पाकिस्तान के अंदर बुलाया गया, इसको वहां पे रेड कारपेट वेलकम दिया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। देखिए एक कंट्री में जाकिर नायक एक टेररिस्ट है, जैसे इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी में डील कर रहा था, कन्वर्शन में काम कर रहा था और जो मुस्लिम था उनको भड़का रहा था और मुस्लिम को कह रहा था आईएसआईएस ज्वाइन करो। और कुछ केरला के लोग उन्होंने आईएसआईएस को ज्वाइन भी किया। तो जब मोदी की गवर्नमेंट आई, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट तो इसको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता था, यहाँ पे जो मर्जी कहे, अगर हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो तो भी वो खुश हैं, उनको क्या लेना। यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, स्पेशली आप सोनिया गांधी ले लो, राहुल गांधी ले लो, ये तो वैसे भी क्रिश्चियंस हैं। तो ये तो वैसे भी चाहते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। लेकिन जब पीएम मोदी गवर्नमेंट आई या मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सेटल होने में टाइम तो लगता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों इश्यू थे जो गवर्नमेंट को उस टाइम पे टैकल करने थे। फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज थे, सिक्योरिटी के इश्यूज थे, साथ में और भी बहुत से इश्यूज थे। तो जब जाकिर नायक उनके नोटिस में आया और उसके ऊपर उनका जो इसकी इंक्वायरी करो, एनआईए को इंक्वायरी का काम दिया। तो जब एनआईए ने इंक्वायरी स्टार्ट की तो नेचुरली खबर तो आई जाती है कि आपके कुछ एक्शन हो रहे हैं। इवन जो आपकी कांग्रेस थी उनके हमारे इंटेलिजेंस के अंदर भी कनेक्शन थे, वो भी उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसको। और ये यहाँ से भाग के मलेशिया चला गया। मलेशिया गया तो इंडिया ने मलेशिया से कहा जी आप इसको रिपेट्रिएट करो हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से टेररिस्ट अटैक उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिनको ये प्रीच करता था, यानी कि जो गलत जो इन्फॉर्मेशन पढ़ाता था उससे लोग प्रभावित होकर के टेररिस्ट अटैक करते थे। एक बांग्लादेश के अंदर भी जुलाई 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ जहां पे 29 लोग मारे गए थे, वो भी केस जाकिर नायक के खिलाफ रजिस्टर हुआ। तो जब मलेशिया के अंदर गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उससे डिमांड किया कि उसको वापस भेजो, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद ये हुआ कि मलेशिया कश्मीर का इशू उठाने लग गया इंडिया के खिलाफ यूएन के अंदर, और मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान तीनों इकट्ठे मिल गए और इंडिया को टारगेट करने लगे। साथ में कहा जी हम एक न्यूज चैनल स्टार्ट करेंगे इस्लामिक वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए, चलो हमें इससे क्या लगता है, आप करो जो कुछ करना चाहते हो। लेकिन जब इसने मलेशिया ने एंटी इंडिया जो अपना प्रोपेगेंडा वो बंद नहीं किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक डायरेक्ट एक्शन ले लिया। इंडिया वहां से सबसे ज्यादा पाम ऑयल लेता था, क्योंकि हमें हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा पाम ऑयल की जरूरत होती है।
तो इंडिया ने उनसे पाम ऑयल लेना बंद कर दिया, यानी कि कम कर दिया, और इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट हो गए, वहां से पाम ऑयल लेना शुरू कर दिया। इंडोनेशिया खुश हो गया, वो भी एक जबकि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे ऐसे लोगों को रखा नहीं जाता इंडोनेशिया के अंदर। तो अब महातिर मोहम्मद वहां के चीफ प्रेसिडेंट थे मलेशिया के, और उनकी गवर्नमेंट कमजोर हो गई और उनकी गवर्नमेंट गिर गई। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनकी जो नई गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडिया से अप्रोच करके कहा कि हम अब कश्मीर के इशू पर कोई बात नहीं करेंगे, हमारा इससे ना लेना ना देना। चलिए सब कुछ ठीक हो गया, तो हमने दोबारा से मलेशिया से पाम ऑयल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि कई इश्यूज को हमको छोड़ना पड़ता है, जैसे जाकिर नायक। लेकिन जाकिर नायक उसके बाद चला गया दोहा। दोहा में जाकर के काफी इसने, क्योंकि दोहा के अंदर तो आप देखिए जितने भी आप लगा लिए तालिबानी, वो भी वहीं रहे, नसरुल्लाह जैसे लोग वो भी दोहा के अंदर रहे, और दोहा के अंदर इवन आपके जो हमास के लोग हैं वो भी रहते थे और वहीं से बात होती थी। चलो वहां पे रह गया ये। उसके बाद अब पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको इनवाइट किया, और इनवाइट करने के कुछ पर्पज से वो आदमी जो कहता है कि मैं तालिबानी टाइप के गवर्नमेंट को पसंद करता हूँ और इस्लाम के अंदर लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है, उसको पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कहते हैं कि आपने तो हमें बड़ी टीचिंग दी इस्लाम के बारे में। यानी कि अब इनकी भी एक सोच चेंज हो गई है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। उनको समझ नहीं आता, बोलने से पहले सोचते नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। अब ये पाकिस्तान रेड कारपेट मिल गया इनको। अब पाकिस्तान में आने के बाद इन्होंने वहां पे कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की थोड़ी परेशानी बढ़ गई। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस टाइम पे अनस्टेबल है, क्योंकि वहां पे एक तो अगर आप बात कीजिएगा इमरान खान, उनका अभी भी बोलबाला है वहां पे, हर एक प्रोविंस के अंदर डिस्टर्बेंस है, चाहे बलूचिस्तान लगा लीजिए, चाहे पीओके लगाए, चाहे आप लगा लीजिए खैबर पख्तूनख्वा, इवन सिंध के अंदर। और इनकी गवर्नमेंट अनपॉपुलर है, पाकिस्तान की आर्मी भी सेम पे अनपॉपुलर है। तो इसलिए इन्होंने एक इस्लामिस्ट टीचर को बुलाया ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो इनको सपोर्ट करें, ये इनका पर्पज है। और दूसरी बात है, इंडिया को यहाँ से टारगेट करना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करना चाहता हूँ, और जब इम्प्रूवमेंट होने की बात होती है तो कहते हैं कि हम कश्मीर का इशू उठाएंगे, यूएन में जाके कश्मीर का इशू उठा लेते हैं। और जब एक टेररिस्ट को अपनी कंट्री बुलाते हैं, उनका पर्पज है इंडिया को टारगेट करना। जाकिर नायक पाकिस्तान के लिए एक महात्मा है, लेकिन इंडिया के अंदर टेररिस्ट है। ये देखिए अलग अलग परसेप्शन है इसके ऊपर, और पाकिस्तान सोचता है कि वो इसके ऊपर आकर के इंडिया को टारगेट करेगा तो उसको बड़ी वाहवाही मिलेगी। कोई भी मुस्लिम कंट्री ना जाकिर नायक को पसंद करती है, ना ऐसे ना हिजबुल्लाह ना हमास को, क्योंकि उनको अपनी कंट्री चलानी है, अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी देखनी है, अपनी कंट्री के अंदर देखना है किस तरीके से वो रूल कर सके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर सके। लेकिन उसको वहां पे बुला करके उसने इंडिया को टारगेट तो किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है, इसमें साथ में यूएस है, उनकी सीआईए है। देखिए सीआईए इंडिया को काफी देर से टारगेट कर रही है यूएस के कहने पे। जब से पीएम मोदी जून 2023 के अंदर स्टेट विजिट पे गए थे यूएस के अंदर, तो यूएस ने इंडिया से कहा कि आप नाटो ज्वाइन कर लो। तो उनको उम्मीद थी कि शायद इंडिया नाटो ज्वाइन कर लेगा या नाटो प्लस ज्वाइन कर लो। दोनों पे पीएम मोदी ने चुपचाप मना कर दिया स्माइलिंगली। लेकिन उनको बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहते थे इंडिया अगर नाटो ज्वाइन करेगा तो इंडिया सारे आर्म्स देगा यूएस से, यूएस अपने आर्म बेचना चाहता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट भी है और इंडिया इस टाइम पे एक प्रोग्रेसिंग कंट्री भी है। वो भी चाहता है उसके ऊपर कंट्रोल हो, इंडिया के रिसोर्सेज पे कंट्रोल करे अपना, और इंडिया को एक पपट जैसे यूज करे। जो पीएम मोदी माने नहीं, तो उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए सितंबर से निज्जर का इशू उठा दिया, फिर पन्नू का इशू उठा दिया, फिर इंडिया को टारगेट करने लगे, कभी एक इशू पे कभी दूसरे इशू के ऊपर। और जो इलेक्शन हुआ 2024 के अंदर, वहां पे भी सीआईए की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। इन्होंने बहुत सी फंडिंग की अपोजिशन के लीडर को, और उनको ब्रीफिंग दी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते राहुल गांधी, वो जो एक आइडिया था वो यूएस का था, और यही उन्होंने यूज किया अपने इलेक्शन के अंदर ट्रंप के खिलाफ। तो इससे सिमिलरिटी भी मिलती है दोनों चीजों के ऊपर। और जब पीएम मोदी को हराना चाहते थे, पीएम मोदी जीत गए, तो इन्होंने शेख हसीना को डिफीट करा दिया, उसको पावर से हटा दिया। तो बहुत से लोगों ने कहा ये तो आईएसआई का काम है। तो मैं किसी चैनल में भी गया था, तो मैंने कहा आईएसआई की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां पे कू करा सके। वो धंधे करा सकती है, वो मारपीट करा सकती है, टेररिज्म करा सकती है, लेकिन वो किसी तरीके से कू नहीं करा सकती, क्योंकि कू के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, बहुत चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी भी चाहिए। और पाकिस्तान की आईएसआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो काम करेगी। तो जो शेख हसीना को जो वहां पे टारगेट किया गया, वो मेन टारगेट था इंडिया, कि इंडिया को कमजोर किया जाए और इंडिया को सैंडविच कर दिया जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और ये काम यूएस ने किया, लेकिन देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया भी सिर्फ वेट कर रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आपके यूएस के अंदर इलेक्शन हो और ट्रंप
आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब आप और पूछिए। हाँ सर, मेरा एक कंसर्न है जाकिर नाइक को ही लेकर के। जैसे इंडिया ने जाकिर नाइक का एक चैनल हुआ करता था पीस टीवी करके, उसको बैन कर दिया। तो जो सरमन्स वो वहाँ पे देता था, जिसको कि हिंदुस्तान में बहुत सारा मुसलमान का वो तबका सुनता था और उससे इन्फ्लुएंस हो जाता था। चलिए वो तो बंद कर दिया, लेकिन रेडिकलाइज करने में अभी भी जाकिर हुसैन पीछे नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान में जाकर के वहां पे इस तरीके की बातें बोलना, लोगों को भड़काना, और उसके बाद में वही चीजें हिंदुस्तान में पाकिस्तान टीवी के थ्रू देखी जा रही है और लोग फिर से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए हैं। मैं ये जानना देखिए, चाहती हूँ सर, क्या यार, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कल रात में क्या हुआ कि उसका ट्विटर हैंडल जाकिर नाइक का वो कैंसिल कर दिया गया है, अब वो उस पर नहीं है, उसका हैंडल वहां पे खत्म कर दिया गया। ट्विटर बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्विटर पे जाते हैं, मगर टीवी हर कोई देखता है। तो इस ऐसे टाइम पे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि उसके जो सरमन्स हैं, उसकी जो भाषा है, इन्फ्लुएंस करने वाली लोगों को, रेडिकलाइज करने वाली लोगों को, दिमाग उनका बरगलाने वाली, तो ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसका दुश्मन है जाकिर नायक का, वो है यूएस। इससे कहा कई बार यूएस के बारे में, और यूएस ने इसको प्रमोट किया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आने में। वो टारगेट तो इंडिया कर रहा है, लेकिन यूएस टारगेट होगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, तब भी इंडिया ने यूएस से कहा था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट आपकी कंट्री में बैठ करके एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, आप उनको पाल रहे हैं। लेकिन यूएस माना नहीं, माना तब जब वहां पे 9/11 हुआ। और जब हेनरी क्लिंटन गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा आपके बैकयार्ड पे सांप पाले आपने, क्या आप सोचते कि सांप सिर्फ दूसरों को काटेंगे, आपको भी तो काटेंगे। तो सबसे जो बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को होगा। देखिए, ऐसे तो बहुत भगोड़े घूमते रहते हैं जो एंटी इंडिया बात करते हैं या इंडिया के खिलाफ जहर को उगलते हैं। इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी कंट्री संभालनी है, अपनी कंट्री के अंदर कुछ ना हो, बाहर से चलता है तो चलता है। और अगर ये प्रोपेगेंडा को सुनेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, और यहाँ पे कोई आर्म्स उठा लेगा। वैसे भी कुछ लोग आईए से ज्वाइन किया है इन्होंने, यहाँ से, इंडिया से भी। तो इंडियन गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेगी। हमने अपनी बाउंड्री को सेव करना है, हमने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। और जो इनका, अगर आप परमानेंट इलाज बात करें, इनका परमानेंट इलाज वही है जो इस टाइम पे इजराइल कर रहा है। जैसे हमास के लोगों को, हिजबुल्लाह के लोगों को चुन चुन के मार रहा है, 28 पाकिस्तान के अंदर भूरों को पहुंचा दिए, ये भी चला जाएगा आज नहीं तो कल। सिर्फ मौके की बात है, इंडिया एक्शन लेगा। इंडिया ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा कि जैसे आज चल रहा है कि पिछले एक साल से हमने कोई पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं किया। काम किया जाएगा, होगा, लेकिन इंतजार कीजिए, कुछ जल्दी तो नहीं है। ऐसे तो हजारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत से का तो, या जो बुलडोजर का काम था योगी ने खत्म कर दिया। जो इंडिया के अंदर टेंपल पे कब्जा किया था, जैसे आप देखिए कैन बेटवा के अंदर, वहां पे भी हमने कंट्रोल हटा दिया, झुग्गियां हटा दी, सब हटा दिए। इस टाइम पे आप देखिए कि सोमनाथ टेंपल पे भी ये काम हो रहा है। जो इस्लामिस्ट है उनको वहां से हटाया जा रहा है एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम किसी को इस तरीके से मर्डर तो कर नहीं सकते इंडिया के अंदर। हम बाहर हम किसी को भी निकाल सकते हैं, और निकाला भी जाएगा। मेरी बात लिख के लेना, ये काम होगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद इन लोगों का इसी तरीके से इलाज किया जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे एक ड्यूटी बनती है हमारी, क्योंकि आज हम 5वीं इकोनॉमी है और कुछ सालों के बाद हम 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। और ये भी जरूर है कि हमको यूएन की परमानेंट मेंबरशिप भी मिलेगी आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो बेसिकली इंडिया ने सफाई तो करनी है, जो नालियों को साफ करने का काम है वो किया जाएगा। और जाकिर नायक जैसे कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, भौंकते रहे, क्या फर्क पड़ता है हमको। अननोन मैन की जय हो, और इट इज जस्ट अ बिल्कुल मैटर ऑफ टाइम नाउ। थैंक यू जी। सो मच सुन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान।